आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, प्रश्न काफी लंबा चौड़ा घुमा करके पूछा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की थी। लेकिन देखिए, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया गया है ताकि आप उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न हो रहा है ना, डे बाय डे वो टफ बनाया जा रहा है। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा रह रहा है, लेकिन उसको इतना क्वेश्चन लेंदी बना दिया जा रहा है कि स्टूडेंट को पढ़ने में टाइम लगे और स्टूडेंट क्वेश्चन में ही उलझा रह जाए। रीज़न ये है कि सभी को, देखिए, हमारे पास जो सोर्सेस है पढ़ने को, पहले सोर्सेस नहीं होते थे, किसी के पास बुक नहीं होता था, बहुत मुश्किल से लोग पढ़ पाते थे। अभी क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग सोशल मीडिया से पढ़ ले रहे हैं, गूगल से पढ़ ले रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ ले रहे हैं, PDF डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो इस वजह से अभी जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन सीधा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उसमें बना दी जा रही है। तो बस हमको क्या करना है, थोड़े पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा जो किया गया था, संविधान सभा की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि मतलब इसकी मांग कहाँ पे की गई थी, तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की सबसे पहले मांग की थी और उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के हिसाब से जो है संविधान सभा एक निर्वाचित की जाएगी और वो संविधान सभा क्या करेगी, हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, यानी कि स्वराज पार्टी के द्वारा ये बताया गया कि जो लोग वोट कर सकते हैं, जिनकी एज 18 वर्ष से ऊपर है, जो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो ऐसे लोग क्या करें, संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लें और संविधान का निर्माण करने में मदद करें। ठीक है, तो ये पहला ऐसा अवसर था जिसके थ्रू क्या किया गया था, भारत में संविधान की मांग की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान सभा जो बना था, तो उसके लिए जो है संविधान सभा के लिए अलग अलग सभाएं भी बनाई गई थी, बहुत सारी सभाएं हैं। ठीक है, और बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार सबसे पहले किसने, कि संविधान बनाया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए, तो संविधान बनाने के लिए जो निर्मात्री सभा होगी उसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यह विचार MN राय ने दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी कि निर्वाचित संविधान पहले होगा और उसके बाद जो निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी और उसके बाद वो लोग मिलकर के संविधान के, भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसी बात जो है सबसे पहले किसने की थी, तो यह बात किया था क्रिप्स मिशन 1942 के थ्रू किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। रीजन ये था, पहले क्या था, भारतीयों को जो है मताधिकार, मत देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन हालांकि फेल रहा था, आपको पता होना चाहिए, तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो अंग्रेजों ने ये रणनीति बनाई कि हम ऐसा करते हैं कि निर्वाचित संविधान सभा के निर्माण की बात करेंगे और इनका जो है संविधान सभा बन नहीं पाएगा, तो संविधान का निर्माण ये करने में असफल हो जाएंगे, जिसके कारण इनके देश का कोई संविधान नहीं होगा और हम आगे भी हुकूमत कर पाएंगे। तो ये इनका क्या था, मसौदा था, जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो सबसे पहले निर्वाचित संविधान सभा द्वारा अगर बात की जाए संविधान के निर्माण की बात, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था। तो यहाँ पे 10 लाख प्रति जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होना आवश्यक बताया गया था। कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, उसमें बताया गया
कि जो प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा वो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुड जो हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे, ये क्या थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के इस अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। इसके बाद पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और AB अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन के सदस्य जो नहीं थे वो कौन था? तो ऑप्शन ए, विलियम वुड नहीं थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1946 के निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद बनी थी उसमें आपने जान लिया कि उपाध्यक्ष या उपसभापति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ट्रिक होना चाहिए कि अगर उपाध्यक्ष या उपसभापति की बात की जा रही है तो कोई ना कोई इसका अध्यक्ष भी रहा होगा। तो अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो उस समय जो तात्कालिक वायसराय होता था वही क्या होता था? उसका क्या होता था? अध्यक्ष होता था। ठीक है, कार्यपालिका परिषद का वही अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो है सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 के घोषणा के तहत, ठीक है, नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की गठन की गई थी। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आपका जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का प्रस्ताव कब बना था? तो 24 अगस्त 1946 को बना था और इसको गठित कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसके जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो अगर जैसे बात किया जाए ऑप्शन में सी गोपालाचारी की बात की जाए तो सी गोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम क्या थे? तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को जो है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अगला हम देखेंगे अपना प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? यानी संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो किस प्रकार से किया गया था? तो ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था। किस प्रकार से किया गया था? प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। हुआ क्या कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, चूँकि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उसमें कुछ योगदान जो है, एक तरीके से कहा जाए कि उस समय भी हमारे देश में जो है ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि हमारे देश का संविधान ना बन पाए। ठीक है, तो उन्होंने संविधान सभा के बनने में और संविधान के बनने में बहुत सारी रुकावटें भी प्रस्तुत की। और यहाँ पे कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के अधिकार पर मताधिकार देने का विचार किया गया और यही फाइनल हुआ। सभी को मताधिकार देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के चुने हुए
चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो कौन था? वो देखिए, अगर यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यहाँ पे क्या कर रहा है, अस्थाई अध्यक्ष की बात कर रहा है, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो परमानेंट जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परमानेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, डेट भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जैसा कि प्रथम बैठक हमको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चुने नहीं गए हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वही पहले बैठक के अध्यक्ष रहे होंगे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यही संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा सभापति चुना गया था। तो मैंने बताया ना कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। डी आंसर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे। आगे हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, परमानेंट जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इस प्रश्न का जो हम सही आंसर जाएंगे वो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि द्विसदनात्मक जो हमारी विधान पालिका है वो सबसे पहले कब बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका को पहली बार द्विसदनात्मक बनाया गया था। जैसे आप द्विसदनात्मक से तात्पर्य यही है कि जैसे आप लोकसभा और राज्यसभा को 2 सदन है ना हमारे, तो उसी की बात की जा रही है। उच्च सदन और निम्न सदन की बात की जा रही है कि पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई थी। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? यानी कि इसके तहत जो अंतिम निर्वाचन किया गया वो कब किया गया था? तो अंतिम निर्वाचन जो हुआ था वो 1945 में किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि किसी प्रकार का कोई डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कि जो राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार मिला है अध्यादेश जारी करने का। तो अध्यादेश जारी राष्ट्रपति मतलब कब से इसको ये अधिकार मिला और किस प्रकार से मिला, किस अधिनियम की ये देन है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कानून बना है वो कहीं ना कहीं से तब से ही चालू हो गया था। जैसे अगर ब्रिटिशर्स आए हमारे वहाँ और वो धीरे धीरे अपना कानून, जैसे 1773 का चार्टर एक्ट आया, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे नियम उन्होंने बनाए। तो आते आते सारी चीज़ें, तो
आखिर ये कब आकर के रुका और कहाँ से राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मिली? तो इस प्रश्न का सबसे सही आंसर जो हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हमारा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के लिए। अगर हम कहें कि सब भारतीय संविधान के बनने की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के बनने में जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो इसी अधिनियम का माना जाता है। तो आप इसे भी अगर मतलब आपके पास कोई बुक हो तो आप उस बुक में 1935 के अधिनियम को पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको इसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में करा रही हूँ। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते हैं तो जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगी उसके थ्रू आपका पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है। आगे हम प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? ठीक है, तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत की बात की जा रही है, तो संवैधानिक निरंकुशता की बात जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है, ठीक है। आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायपालिका संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? ठीक है, इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखी थी। आगे हम देखेंगे 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? यानी कि 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो संघ की शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? ठीक है, तो ये जो शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को मिला था। किसको मिला था संघ की शक्तियाँ? वो यानी कि जो कर्ता धर्ता होगा देश का, जो देश की जनता पे राज करेगा वो कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया कि 1935 का जो अधिनियम है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में अधिक से अधिक चीज़ें जो हैं वो कहाँ से कंडक्ट की गई हैं, कहाँ से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं 1935 के अधिनियम से, इसलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि ये हमारे संविधान का मुख्य स्रोत है, ठीक है। हमने जितने भी चीज़ें अडॉप्ट की हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है 1935 के अधिनियम से ली है, ठीक है। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ठीक है, तो बर्मा जो अलग हुआ था वो 1935 के अधिनियम से ही अलग हुआ था। यानी कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो इसके थ्रू भारत और बर्मा देश जो है अलग अलग संघों में, अलग अलग देशों में बट गए, ठीक है। अलग अलग उनका जो भी मतलब ये अलग कंट्री है, ये अलग कंट्री है, इस तरीके से ये लोग अगला मतलब अलग हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाता है कि अगर बर्मा जो है भारत से अलग कब हुआ, ठीक है, ये तो अधिनियम की बात हुई कि प्रावधान किया गया कि हाँ 1935 का अधिनियम के थ्रू बर्मा को अलग किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि एक मतलब की बात रखी गई, ठीक। 1937 में जो है भारत और बर्मा अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि एक होता है कि कोई बात कह देना और दूसरा होता है कि बात को लागू करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया वो किसके थ्रू लिया गया?
तो वो लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा कि वर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया जाए। और वर्मा भारत से अलग कब हुआ, तो 1937 में अलग हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कब हुआ था, 1937 में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो संघीय प्रणाली क्या थी, तो संघीय प्रणाली भारत संघ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, भारत संघ। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। यानी कि 1935 के मतलब कि जो अधिनियम थे उसमें इसे शामिल नहीं किया गया था। तो 1935 के अधिनियम में ये शामिल नहीं था कि देश के लिए लिखित संविधान होगा। ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान होगा, ये उसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना की कब गई, तो 1773 में इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया, जबकि इसकी स्थापना 1774 में हुई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब, तो 1774 में हुई। और किस एक्ट के तहत अगर पूछता है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता है कि कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसके पहले न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। नोट कर लीजिएगा, सर एलिजा इम्पे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत जो है भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को भारत में समाप्त कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो जैसे पहले था कि भारत के लोग ना तो मतदान में भाग लेते थे, ना ही उनका किसी भी प्रकार का कोई रोल होता था, ना उनको कोई पद दिया जाता था, सरकारी पद या फिर किसी भी प्रकार का, उनका पूरी तरीके से शोषण किया जाता था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एक्ट बना, कब कौन सा सुधार हुआ जिसके थ्रू जो है कि भारत के जो लोग होंगे उसमें से कुछ लोग उसमें से क्या करेंगे, प्रशासन में अपना योगदान दे सकेंगे, ये नियम बनाया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का बात कही गई। जो 1833 का चार्टर एक्ट आया उसमें ये बताया गया कि इसमें मतलब कि जो भी भारत के लिए नियम कानून ब्रिटिश के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा कि उसमें सभी जो होंगे ब्रिटिश होंगे, उसमें अब कुछ लोग जो होंगे भारत के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना खरा उतरा, कितना क्या रहा, इसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे तो एक के बाद एक जितने भी आपके चार्टर एक्ट हैं वो क्या होते गए, अब मतलब उससे भारत की जनता जो है संतुष्ट नहीं रही। ठीक है, इसीलिए बार बार क्या होता गया, इसका हर एक चार्टर एक्ट का विरोध हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को दी गई। लेकिन इसके द्वारा भी जो है भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि बजट पे बहस करने की शक्ति तो मिली लेकिन मतदान का अधिकार नहीं मिला। देखिए, मतदान का अधिकार देखिए सबसे सर्वोपरि क्यों है, क्योंकि उसके द्वारा आप अपने लीडर को क्या करते हैं, चुन पाते हैं। और जब आप अपने लीडर को चुनेंगे तो उसमें आपकी क्या होगी, स्वीकृति होगी। तो यानी आपने चुना अपने लीडर को अपने हिसाब से,
तो वहाँ पे क्या है, आपकी गुणवत्ता दिखेगी, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो रही थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा हो रही थी। ब्रिटिशर्स मनमाने तरीके से क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लाई गई। यानी कि जाति पाति के तहत जो है मतदान की व्यवस्था, ये किस प्रकार से लाई गई थी और किसके द्वारा लाई गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत क्या किया गया था। देखिए, एक तरीके से मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, बट इसमें सुधार नहीं किया गया, बल्कि भारत में फूट डालने का एक तरीके से काम किया गया। यहाँ पे भारतीय मुसलमानों को उकसाया गया कि आपके साथ में क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भेदभाव करके इन्होंने कहा कि भारतीय लोग जो है मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसलिए मुसलमानों के लिए अलग से मतदान निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। मुसलमान जो है अलग जगह पे वोट डालेंगे, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल हमारे देश को बांटने का काम कर रहे थे ये अंग्रेज जो थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, बिल्कुल इसे रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो भी जातिगत निर्वाचन की प्रणाली आई, वो किसके द्वारा आई, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 के द्वारा आई थी। आगे हम प्रश्न देखेंगे हमारा, 1909 का अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है, पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से। यानी कि अलग मताधिकार क्षेत्र लागू करने से, अलग निर्वाचन मंडल लागू करने से, ठीक है। यानी पृथक मतलब अलग होता है, मताधिकार यानी कि निर्वाचन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। देखिए, ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। कब की गई थी, 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे कि किस एक्ट के तहत भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, तो 1935 के अधिनियम के थ्रू क्या किया गया था, भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। और कब किया गया स्थापना, तो ये किया गया 1 अक्टूबर 1937 को। अगर आपसे पूछ ले कि इस संघीय न्यायपालिका के पहले न्यायाधीश कौन थे, ठीक है, संघीय न्यायपालिका के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे सर मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। आगे हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया, ठीक है। तो स्थापित पूछ रहा है, ठीक है। भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना पूछ रहा है कब किया गया, तो कब किया गया, 1937 में किया गया था, ठीक है। और अगर पूछे कि मतलब कि स्थापना करने की बात कब की गई थी या किस अधिनियम के थ्रू इसे स्थापित करने की बात कही गई थी, तो 1935 के अधिनियम के थ्रू। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझिएगा, ठीक है। कोई बात कह देना और कोई बात लागू होना, उसमें दोनों में अंतर होता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा स्थापित हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1919, ठीक है, 1919 के द्वारा क्या किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, ठीक है। और जिसका विस्तार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुआ था। यानी कि अगर बात की जाए कि मतलब शुरुआत किस अधिनियम के थ्रू हुई, तो ये हम कह सकते हैं कि 1919 के अधिनियम के थ्रू भारत में केंद्र में द्वैत शासन आ गया, ठीक है, केंद्र में द्वैत शासन आ गया। लेकिन अगर बात की जाए कि ये पूर्ण रूप से विकसित हो गया या विस्तरित हो गया, तो 1935 के अधिनियम के समय में ये पूरी तरीके से भारत के केंद्र में स्थापित और विस्तारित हो गया।